अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5 हीमोस्टेसिस इम्बैलेंसेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? रिव्यू द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉलोइंग बॉडी कंपोनेंट्स, डिफरेंस बिटवीन intracellular fluid and extracellular fluid, between intravascular and interstitial. Discuss the Starling's hypothesis to describe the movement of fluid across the capillary wall. Discuss the classification of fluid electrolytes imbalance in terms of isotonic imbalance, osmotic imbalance, compositional imbalance. Discuss the causes, manifestation, and pathophysiology of following isotonic imbalances: hypovolemia, hypervolemia. Discuss the causes, pathophysiology, and clinical manifestations of the following osmotic imbalance: hyponatremia, hypernatremia. We see that discuss the causes, pathophysiology, and clinical manifestations of compositional imbalances: hypokalemia, hyperkalemia. मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सही, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स आर नॉट स्टैटिक। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स शिफ्ट फ्रॉम कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट। जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं वो कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट मूव करते हैं। वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड एम्फेसाइज इज ऑलवेज ऑन मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस, ताकि होमियोस्टेसिस मतलब हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रख सके, इम्बैलेंस रख सके। जिस तरह आर्टरीज में जाता है, लिम्फेटिक वेसल से किस में जाता है? आर्टरीज में, फिर उसमें ब्लड कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स में जाता है। ऐसा होमियोस्टेसिस है क्या? होमियोस्टेसिस इज द रेगुलेशन ऑफ कंडीशन इन द बॉडी सच एज टेम्परेचर, वाटर कंटेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। होमियोस्टेसिस यानी कि हमारा जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है उसको, यानी कि टेम्परेचर को, वाटर कंटेंट को और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को बैलेंस करके रखता है। Homeostasis is the tendency to resist change in order to maintain a stable, relatively constant internal environment. Homeostasis typically involves negative feedback loops that contract changes and of various properties from their target values known as set points। यानी होमियोस्टेसिस का एक सेट पॉइंट्स होता है कि वो अगर वहाँ से हटता है तो नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यही चलाता है ताकि उसको बैलेंस कर सके। या homeostasis, the internal environment of the body is tissue fluid, which bathes all cells making up the body. The composition of tissue fluid must remain constant if cells are to remain alive and healthy। सही नहीं कि टिश्यू और फ्लूइड में जो फ्लूइड होता है वो उनमें होना चाहिए ताकि वो अलाइव रहें और हेल्दी रहें। टिश्यू फ्लूइड इज नरिश्ड एंड प्योरीफाइड व्हेन मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरी वॉल्स। कैपिलरी वॉल से जब मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं तो वो नरिश्ड होते हैं, यानी कि उनको प्योरीफाइड हो जाते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स उनके मिल जाते हैं। टिश्यू फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट ओनली इफ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड रिमेन कांस्टेंट। वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी, 60% ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट किसका होता है? वाटर का। 45 to 50% इन ओल्डर एडल्ट्स, 70 to 80% in infants, varies with age, gender and body fat. Percentages of H2O in tissues, न्यूबॉर्न में 80%, अडल्ट मेल में 60%, अडल्ट फीमेल में 50%। फ्लूइड कंपार्टमेंट हमारे पास दो होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो कि सेल के बाहर हों और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो सेल के अंदर हो। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में हमारे पास क्या है? प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स। सही, इंटरसेलुलर फ्लूइड आप देख सकते हैं कि यहाँ सेल के जो सेल के अंदर है, यानी कि जो किसके अंदर है? हमारे आरबीसी के अंदर और सेल के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे प्लाज्मा, वाटर, चूँकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सेल के बाहर है ये वाला एरिया है। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, टोटल बॉडी वेट 60% होता है। टू मेन फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF कंपार्टमेंट 2 to 3 इन सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स ECF कंपार्टमेंट्स 1 to 3 आउटसाइड सेल्स।
Plasma constitute of 4% of body weight. Say plasma क्या constitute करता है 4% of our body weight. Interstitial fluid is spaces between cells and constitute of 15% of body weight. Say 15% इंटरसेल बिटवीन स्पेसेस बिटवीन सेल्स, जो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है. ट्रांससेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है? पार्ट ऑफ आई एफ, लिम्फ, सी एस एफ, ह्यूमर्स ऑफ द आई, साइनोवियल फ्लूइड, सेरियस फ्लूइड एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशंस, वो सारे ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स हैं. से ये बताया कि कितने 28 लीटर्स, इंटरस्टिशियल 10 लीटर्स and plasma 3.5 liters, transcellular 1 liters. Total body weight 60% किस तरह डिवाइड किया गया है? Regulation of body fluids. The fluid is regulated in different compartments of body through following mechanism. सही, हमारे बॉडी के अंदर जो रेगुलेशन होती है, जो मूवमेंट होती है बॉडी फ्लूइड की, वो किन चीज़ों से? 4 मैकेनिज़्म होते हैं जिनसे ये होती है. ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से, फिल्ट्रेशन से एंड सोडियम पोटेशियम पंप से. ऑस्मोसिस क्या है? व्हेन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्लूइड शिफ्ट्स थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सोल्यूट concentration to the region of high solute concentration until the solution are of equal concentration. से इसमें क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है सोलूट, कि जिस तरह आप देख सकते हैं. अगर इसको बीच में स्प्लिट करें तो पानी क्या हो जाएगा? जहाँ पे कम है सोलूट, जहाँ पे ज़्यादा है उसकी तरफ, जो कम सोलूट है वो ज़्यादा की तरफ जाने की कोशिश करेगा. जैसे आप इसमें देखते हैं कि किस तरह स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल है वो इस सोलूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ पे, तो वो दूसरी साइड पे जा रहा है जहाँ पे सोल्यूशन ज़्यादा है, यानी कि ये लो सोलूट से हाई सोलूट की तरफ जाएगा. Osmosis. 3 terms are associated with osmosis. Osmotic pressure. Osmotic pressure क्या है? Is the amount of hydrostatic pressure needed to stop the flow of water by osmosis. It is primarily determined the concentration of solutes. Oncotic pressure is the osmotic pressure exerted by proteins. Example albumin. Osmotic diuresis occurs when the urine output increases due to the excretion of substances such as glucose, mannitol, or contrast agent in the urine. Diffusion क्या होता है? Diffusion is the natural tendency of a substance or solutes to move from an area of high concentration to one of the lower concentration. It occurs through the random movement of ions and molecules. इसमें क्या होता है? हाई concentration से किसकी तरफ आते हैं? लो concentration की तरफ. एग्जाम्पल इसकी क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड एल्वोलाई, tendency of sodium to move from the ECF compartment where the sodium concentration is high to the ICF where its concentration is low. ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और ऑक्सीजन आ रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है. और ये हमारे केस में ECF कंपार्टमेंट जो हमारा है, सही की बात, जो यहाँ पे पोटेशियम के है सेल से बाहर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंदर ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा. Filtration. Hydrostatic pressure in the capillaries tend to filter fluid out of the vascular compartment into the interstitial fluid. Movement of water and solutes occur from an area of high hydrostatic pressure to an area of low hydrostatic pressure. ये फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? जो हमारे कैपिलरीज के अंदर होती है. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हमारा होता है कैपिलरीज के अंदर, वो फ्लूइड फिल्टर करता है. और कंपार्टमेंट्स कहाँ पे उसके? इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में. और इसमें क्या होता है कि हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तरफ जाता है. एग्जाम्पल्स की क्या है? फिल्ट्रेशन अलाउज द किडनी टू फिल्टर 180 लीटर ऑफ प्लाज्मा पर डे. The passage of water and electrolytes from the arterial capillary bed to the interstitial fluid. In this instance, the hydrostatic pressure is furnished by the pumping action of the heart.
Regulation of body fluid compartments. Hydrostatic pressure. The pressure exerted by the fluid on the wall of the blood vessels at both the arterial and the venous end of the vessel. वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि ये फ्लूइड का किसके वॉल्स ऑफ द बोथ आर्टरीज एंड वेनस एंड्स, इनकी आर्टरीज और वेनस के ऊपर जो वॉल के ऊपर जो प्रेशर जाता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा है? द प्रेशर एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ फ्री solvent molecules across a semi-permeable membrane into a region of high solute concentration। यानी कि वो प्रेशर के जो इसको के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है उनको सॉल्वेंट नहीं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उनको जाने नहीं देता हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। द सोडियम पोटेशियम पंप इज़ ग्रेटर इन द ECF देन इन द ICF। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के मुकाबले में। एंड बिकॉज ऑफ दिस सोडियम टेंड्स टू एंटर द सेल बाय डिफ्यूजन। सही है, डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर। द टेंडेंसी इज ऑफसेट बाय द सोडियम पोटेशियम पंप which is located in the cell membrane and actively moves sodium from the cell into the extracellular fluid। तो ये सेल से आउटसाइड की तरफ निकालता है एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम को, कि इनसाइड द सेल सोडियम कम है तो वो सोडियम को निकालता रहता है। स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस क्या है? स्टेट्स दैट द फ्लूइड मूवमेंट ड्यू टू फिल्ट्रेशन across the wall of the capillary is dependent on the balance between the hydrostatic gradient and the oncotic pressure gradient across the capillary। जो फिल्ट्रेशन होती है कैपिलरी में वो डिपेंड करती है, इसने बोला कि वो डिपेंड करती है किसके बिटवीन में, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बिटवीन में एंड oncotic प्रेशर ग्रेडियंट के उस पर। 4 Starling's forces। Hydrostatic pressure in the capillary PC, capillary pressure pushed fluid out of capillary। Hydrostatic pressure in the interstitium PI, PI mean interstitial fluid pressure, pushes fluid into capillary। Oncotic pressure in the capillary PC, plasma colloid osmotic pressure, pulls fluid into capillary। Oncotic pressure in the interstitium PI, interstitial fluid colloid osmotic pressure, pulls fluid out of the capillary। The balance of these forces allows calculation of the net dividing by net dividing pressure for filtration PCPI। Fluid exchange between capillary and tissues, say filtration arteries and net filter rate plus 10 millimeter Hg। Fluid exits capillary since capillary hydrostatic pressure 36 millimeter per Hg is greater than the blood colloidal osmotic pressure 25 millimeter Hg। उसके बाद क्या, नो नेट मूवमेंट, जिसका हमें नो नेट मूवमेंट इनके मिड कैपिलरी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 0 mg। तो उसके नो नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड सिंस कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 25 millimeter Hg, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 25 millimeter Hg। वेनस reabsorption इनके fluid re-enters capillary since capillary hydrostatic pressure is 18 millimeter per Hg is less than blood colloidal osmotic pressure। से फिल्ट्रेशन से यानी कि आर्टरीज एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, अगर यानी कि ब्लड का जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाहर जाएगा, और जब मिड में आएगा तो मिड में यानी कि 0 मिलीमीटर पर Hg होगा तो यानी कि कहीं नहीं जाएगा, ये रुका रहेगा। और फिर आगे वेनस में जो वेन है उसमें क्या होता है कि उसमें जो बॉडी का जो हाइड्रोस्मोटिक प्रेशर है वो 25 मिलीमीटर Hg होता है, लेकिन जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इस वजह से रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। एप्लीकेशंस, इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर, इंक्रीज PC हार्ट फेलियर, increase capillary permeability, increase PI, toxins, infection, burns, bradykinin। Increase interstitial fluid colloid osmotic pressure, increases lymphatic blockage,
डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन से क्या होता है? डिक्रीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर फेलियर. Starling's hypothesis. A quote from Starling, 1896. There must be a balance between the hydrostatic pressure of the blood in the capillaries and the osmotic attraction of the blood for the surrounding fluids. And where capillary pressure determines transudation, the osmotic pressure of the proteoids of the serum determines absorption. Regulations of fluids. Hypothalamus. Thirst receptors, osmoreceptors continuously monitor serum osmolarity concentration. If it rises, thirst mechanism is triggered. Vasopressin AHT increasing H2 as reabsorption. से जो हमारा हाइपोथैलेमस थर्स्ट मैकेनिज्म कि हमें पानी यानी कि पानी पीना होता है, वो ट्रिगर करता है कि अभी आपको पानी पीना चाहिए. पिट्यूटरी रेगुलेशन क्या कहते हैं? पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग सीरम ऑस्मोलैरिटी कॉज रेनल ट्यूब्यूल्स टू रिटेन वाटर. पिट्यूटरी क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिस्पॉन्स के थ्रू इंक्रीज करता है ताकि वो ऑस्मोलैरिटी बढ़ाए, जिसकी वजह से H2O जो रेनल ट्यूब्यूल्स होती हैं किडनी में, वो H2O को वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करते हैं कि वाटर को ज़्यादा अब्जॉर्ब करे. थर्स्ट इज़ अ लेट साइन ऑफ वाटर डेफिसिट. रेनल रेगुलेशन. नेफ्रॉन रिसेप्टर सेंस डिक्रीज्ड प्रेशर, लो ऑस्मोलैरिटी एंड किडनी सेक्रेट्स रेनिन. रेनिन क्या होता है? एंजियोस्टेनिन सिन 1 एस. Angiostensin 1 causes sodium and water retention by kidney and stimulates adrenal cortex to secrete aldosterone, which causes kidney to excrete potassium and retain sodium and water. कि जिसकी वजह से क्या होता है? एंजियोटेंशन क्या कॉज करता है कि वो सोडियम एंड वाटर को रिटेन करता है, यानी कि जमा करता है, जिस एंड किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रीनल कोर्टेक्स को. और एड्रीनल कोर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है? एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है, जो कि क्या करती है किडनी में कि वो पोटेशियम जो है के उसको रिलीज़ करे और रिटेन करे सोडियम को एंड वाटर को. से चार्ट बनाया कि जिसका डिहाइड्रेशन, सोडियम डेफिनेशन और हिमोरेज, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. फिर 3 में डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. 4 में हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, इंक्रीज रेनिन होता है. फिर एंजियोटेंसिनोजिन आता है. फिर इंक्रीज एंजियोटेंसिन 1. फिर इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2. फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? एड्रीनल कोर्टेक्स से फिर इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन. उसके वो क्या करता है? इंक्रीज किडनी सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन इनटू यूरिन. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर वॉल्यूम, जिसके बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज अंटिल इट रिटर्न्स टू नॉर्मल. फिर वैसे कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टरीज. और फाइनली हमारे पास इंक्रीज्ड पोटेशियम इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. ये पूरा मैकेनिज्म है रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन बाय द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन RAA पाथवे. रेनिन एंजियोटेंसिन से ही आप इसको देख सकते हैं. ये एक और डायग्राम दी गई है. रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इसको भी आप रिव्यू कर सकते हैं. Solvent H2 water movement. Cell membranes are semi-permeable, allowing water to pass through. सेमी परमेबल का मतलब कि वो सिर्फ पानी को जाने देती हैं और यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह को जाने नहीं देती. Osmosis measure where fluids transported water shifts from low solute concentration to high solute concentration to reach homeostasis balance. Osmolarity. Concentration of particles in solution. The greater the concentration osmolarity of a solution, the greater the pulling force osmotic pressure. Normal serum blood osmolarity 280 to 95 meter OSM per kg. Solution that has high osmolarity is one that is a serum osmolarity hypertonic solution.
A solution that has low osmolarity is one that is serum osmolarity. Hypotonic solution. A solution that has equal osmolarity as serum isotonic solution. सही है. अगर उसकी osmolarity हाई होगी यानी कि तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लो होगी तो हाइपोटोनिक, एंड इक्वल होगी तो आइसोटोनिक. Isotonic normal ranges in body is 280-295, hypertonic 295, hypotonic 280. see hypertonic solutions में क्या होता है कि श्रिफ्ट सेल्स हो जाते हैं. सही, जो इनके अंदर का जो फ्लूइड होता है यानी कि वो सारा बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाते हैं. आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो बाहर और अंदर दोनों सेम होता है, इसी वजह से इनको सेम रहते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है कि ज़्यादातर इनके अंदर चले जाते हैं, यानी कि सेल्स स्वेल एंड इवेंचुअली बर्स्ट. Hypertonic solutions. Hypertonic fluids have a higher concentration of particles, high osmolarity than intracellular fluid. The higher osmotic pressure shifts from the cells into the extracellular fluid. सही है. हाई osmotic pressure की वजह से क्या होता है, जो इनका फ्लूइड होता है वो किसकी तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है. Therefore cells placed in a hypertonic solution will shrink. या hypertonic solution में अगर हम लोग cells रखें तो वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो पानी है वो जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा. एग्जाम्पल इसकी क्या है, 0.3% सलाइन. हाइपोटोनिक फ्लूइड्स. Hypotonic fluids have less concentration of particles, low osmolarity than ICF. This low osmotic pressure shifts fluid from ECF into cells. Cells placed in a hypotonic solution will swell. क्या कर जाएंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या लो osmolarity होती है, जिसकी वजह से लो osmotic प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर आने लग जाता है इंटरसेलुलर फ्लूइड में. इंटरसेलुलर फ्लूइड जब आएगा तो अंदर आते आते पूरा यानी कि सेल फट जाएगा, ज़्यादा वो इसके अंदर आ जाएगा फ्लूइड, उसको बर्स्ट कर देगा. और एग्जांपल्स की क्या है, 0.45% नॉर्मल सलाइन या 0.33% नॉर्मल सलाइन. Isotonic solutions. Isotonic fluids have the same concentration of particles osmolarity as ICF, 275 to 95 osm per liter. Osmotic pressure is therefore the inside and outside the cell. Cell neither shrink nor swell in an isotonic solution, they stay the same. से जब इक्वली प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोलैरिटी बाहर और अंदर सेम हो गया, तो यानी कि जो सेल का साइज़ है वो भी सेम रहेगा, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. Expands both intracellular and extracellular volume, used commonly for excessive vomiting, डायरिया के लिए ये दिया जाएगा. एग्जांपल इसकी क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की नॉर्मल सलाइन, डेक्सा सलाइन या D5 या रिंगर लैक्टेट. फिल्ट्रेशन क्या है, पैसेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया ऑफ लो प्रेशर की तरफ जाता है. आर्ट्रियोल्स हैव हाई कंसंट्रेशन प्रेशर देन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट मूव इनटू सेल्स. आर्ट्रियोल्स क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है उनमें, तो उससे क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या इंट्रासेलुलर फ्लूइड से उनके प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसके ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल्स के अंदर जाते हैं. वेन्यूल्स क्या होता है, लोअर प्रेशर उसके अंदर होता है इंट्रा सेलुलर के मुकाबले में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल वो किसकी तरफ, बाहर की तरफ आते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट commonly called as dehydration, इसको dehydration कहा जाता है, is a decrease in intravascular and interstitial fluid, जिसमें intravascular और interstitial fluid की कमी हो जाती है, इनकी डिक्रीज हो जाए. And extracellular fluid volume deficit can result in cellular fluid loss if it is sudden और severe. अगर ये sudden और severe हो तो वो क्या कर देता है, लॉस हो जाता है हमारा सेलुलर फ्लूइड का.
Three types of ECFVD: hyper osmolar fluid volume deficit, water loss in greater than the electrolyte loss, वाटर ज़्यादा लॉस होता है electrolyte loss के मुकाबले में. आइसो Isosmolar fluid volume deficit, equal proportion of fluid and electrolyte loss. जितना ही fluid loss हुआ उतना ही electrolyte loss हुए. Hypotonic fluid volume deficit, electrolyte loss is greater than fluid loss. Electrolyte ज़्यादा loss होते हैं water के fluid loss के मुकाबले में. Etiology and risk factors इसके क्या होते हैं? Severe vomiting, diaphoresis, traumatic injuries, fever, gastrointestinal section, ileostomy, fistulas, burns, hyperventilation, decrease antidiuretic hormone secretions, diabetes insipidus, Addison's disease or adrenal crisis, use of diuretics. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? साइंस सिम्टम्स क्या होंगे? थर्स्ट, मसल वीकनेस, ड्राई म्यूकस, आई बाल्स, सॉफ्ट एंड संकन, सिवियर डेफिसिट, apprehensions, restlessness, headache, confusion, coma in severe deficit, elevated temperature, tachycardia, peripheral vein filling 5 seconds, hypotension, weight loss, oliguria, 30 ml per hour. इंटरवेंशंस फॉर हाइपोवेलेमिया क्या होंगी? प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड लॉस को रोकना है. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, आईवी थेरेपी, मेडिकेशन एज नीडेड, मॉनिटर सीवी, रेस्पिरेटरी, रेनल, जीआई स्टेटस, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉसिबल सप्लीमेंट्स, मॉनिटर वेट एंड आईओ चार्ट. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस is increased fluid retention in the intravascular and interstitial spaces edema, कि जिसमें क्या होता है? फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में. फ्लूइड ओवरलोडेड इन एक्सेस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ओवर हाइड्रेशन. सही, ओवर हाइड्रेशन, पहले डिहाइड्रेशन कमी की वजह, ओवर हाइड्रेशन ज़्यादा रिटेन करने की वजह से. इसके कॉजेज, etiology एंड रिस्क फैक्टर्स क्या है? हार्ट फेलियर, रेनल डिसऑर्डर्स, सिरोसिस ऑफ लिवर, इंक्रीज्ड इंजेशन एंड हाई सोडियम फूड्स, excessive amount of IV fluids containing sodium, electrolyte free IV fluids, SIADH, sepsis, decreased colloid osmotic pressure, lymphatic and venous obstruction, Cushing syndrome and glucocorticoids. मैनिफेस्टेशन इसके क्या होंगे? साइंस सिम्टम्स, पेडल एडिमा, वेट गेन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, HTN, कफिंग, प्लूरल इफ्यूजन. Electrolytes. They are solutes that are found in various concentrations and measured in terms of milliequivalent (MEQ) units. Can be negatively charged anions or positively charged cations. से negatively charged anions कहलाएंगे और positively cations कहलाएंगे. For homeostasis needs, total body anions, total body cations, यानी कि homeostasis balance anions और cations दोनों equally होनी चाहिए. Sodium Na, major cation, chief electrolyte of the extracellular fluid, regulates volume of body fluids needed for nerve impulses and muscle fiber transmission. Sodium potassium pump, regulated by kidneys and hormones. Hyponatremia, sodium less than 135. Overall decrease in sodium in extracellular fluid occurs with net loss of sodium or net water excess. Causes के क्या होते हैं? Diuretics, chronic vomiting, chronic diarrhea, decreased aldosterone, decreased sodium intake, increased sweating, ASADH. Clinical manifestations, hyponatremia. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे? लेथर्जी, हेडेक, कन्फ्यूजन, एप्रीहेंशन, डिप्रेस्ड, रिफ्लेक्सेस, सीजर एंड कोमा. मसल सिम्टम्स में क्या है? क्रैम्प्स, वीकनेस, फटीग. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया. हाइपोनेट्रीमिया मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड ट्रीट. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम ओरल बाय NG ट्यूब और perinatal. For patients who are unable to eat and drink, sodium is easily accomplished through normal diet. For those unable to eat, ringer lactate solution or acetonic solution
0.9% normal saline is given. For very low sodium, 3% normal saline NaCl may be indicated. Water restriction in case of hypervolemia, hypernatremia, high levels of sodium caused by excessive loss or overall sodium excess. Water moves from ICF to ECF, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाता है. हाइपरनेट्रियम में सेल डिहाइड्रेट होते हैं. कॉजेज क्या होते हैं? एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, एक्सेसिव अल्डोस्टेरोन, डायबिटीज, पॉलीयूरिया, इंक्रीज्ड वाटर लॉस, लॉन्ग टर्म स्वेटिंग विद क्रोनिक फीवर. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया क्या होगा? थर्स्ट, ड्राई एंड फ्लस्ड स्किन, ड्राई एंड स्टिकी टंग एंड म्यूकस membrane, lethargy, neurological dysfunction due to dehydration of brain cells, decreased vascular volume. Hypernatremia management, lower serum sodium, administration of hypotonic solution 0.3 to 0.4, 45%. Rapid lowering of sodium can cause cerebral edema. Low administration of IV fluids with the goal of reducing sodium not more than 8 to 10 milliequivalent per liter for the first 48 hours decreases this risk. In case of diabetes insipidus, desmopressin acetate nasal spray is used. Dietary restriction of sodium in high risk clients. Potassium, chief electrolyte of intercellular fluid. Normal value 3.55.0 milliequivalent. Helps in muscle contraction, nerve and electrical impulses conduction, regulate enzyme activity, regulates intracellular water content, assist in acid-base balance, regulated by kidneys and hormones, inversely proportional to sodium. Hyperkalemia, serum जो कि लेस देन क्या हो जाता है 5.5 मिली इक्विवेलेंट. कॉजेज क्या होते हैं? रेनल डिजीज़, मैसिव सेलुलर ट्रोमा, इंसुलिन डेफिशिएंसी, एडिसन डिजीज़, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, decrease blood pH, excessive causes potassium to move out of cell. Clinical manifestations hyperkalemia के क्या होते हैं? अर्ली हाइपर एक्टिव मसल्स या पैरेस्थीसिया, लेट मसल वीकनेस, फ्लैसिड पैरालिसिस या डिसमिथियास, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट. हाइपरकेलीमिया मैनेजमेंट इसकी क्या करें? डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोटेशियम फॉर पोटेशियम. Mild hyperkalemia can be corrected by improving output by forcing fluids, giving IV saline or potassium wasting diuretics. Severe hyperkalemia is managed by infusion of calcium gluconate to decrease the antagonist's effect of potassium excess on myocardium. Infusion of insulin and glucose or sodium bicarbonate to promote potassium uptake. Sodium polystyrene sulfonate given orally or rectally as retention enema. Hypokalemia, decrease potassium. Serum potassium 3.5. Causes of hypokalemia क्या होता है? Decrease intake of potassium, increased potassium loss, chronic diuretics, acid base imbalance, trauma and stress, increased aldosterone, redistribution between intracellular fluid and extracellular fluid. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हाइपोकैलेमिया की क्या होंगी? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होंगे? वीकनेस, फ्लैसिड पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कॉन्स्टिपेशन या डिसरिथमियास, अपीयरेंस ऑफ यू वेव या पोस्टुरल हाइपोटेंशन या कार्डियक अरेस्ट. हाइपोकैलेमिया मैनेजमेंट, मिल्ड हाइपोकैलेमिया 3.3 to 3.5 can be managed by oral potassium replacement. Moderate hypokalemia K3 to 3.4 milliequivalent, need 100 to 200 milliequivalent of IV potassium for the level or to raise
1 milliequivalent. Severe hypokalemia less than 3.5 milliequivalent need 200 to 400 for the level to raise to 1 milliequivalent. Dietary replacement of potassium helps in correcting the problem. ये references हैं. Thank you. Hope you like it.